नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं पूर्वांचल दर्पण। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन बचा हुआ है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जौनपुर भी उसमें से एक महत्वपूर्ण जिला है जहां पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। जौनपुर लोकसभा सदर से भाजपा ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसमें उन्होंने कृपाशंकर सिंह को जौनपुर सदर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। इस समय दावेदारी ठोकने वालों में धनंजय सिंह प्रमुख रूप से उभर रहे थे, लेकिन उनके जेल जाने से जौनपुर के राजनीति का समीकरण बदल गया है। अब देखना ये होगा कि जौनपुर में राजनीति किस करवट बैठेगी। इसी सब बात की जानकारी के लिए हम जनपद के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय हसनैन कमर दीपू जी से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जौनपुर की राजनीति में आगे क्या होना है। बहुत बहुत स्वागत है हसनैन जी आपका हमारे चैनल में। जौनपुर में इस समय चुनाव को लेकर के राजनीति सरगर्मी बढ़ी है। धनंजय सिंह फिलहाल जेल जा चुके हैं। ऐसे में जौनपुर की राजनीति किस करवट बैठेगी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। धन्यवाद अनूप जी, आपके पूर्वांचल दर्पण चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने एक अच्छी सोच के साथ इस चैनल को शुरू किया। जहाँ तक आप जौनपुर की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जौनपुर में एक नाम धनंजय सिंह का सभी लोग जानते हैं। वो चुनाव लड़ने की बात कह चुके थे और ट्विटर हैंडल एक्स पे जब उनका मैसेज आया कि लो साथियों हम हैं तैयार, और उसके बाद अचानक घटनाक्रम हुआ और एक मामले में उनको 7 साल की सज़ा हुई और वो फ़िलहाल जेल में है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 370 का मिशन जो मोदी जी लेके चले हैं, बनारस से वो खुद चुनाव लड़ेंगे और जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं। एक बड़ा राजनीतिक कैरियर उनका है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर उनको ये लगा होगा कि यह इतना आसान नहीं है। तो घटनाक्रम जो हो रहा है उसको देखते हुए जौनपुर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प अभी भी बनी हुई है। धनंजय सिंह भले ही जेल में हों, लेकिन अभी भी उनके पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं, क्योंकि हाई कोर्ट पे वो जाएंगे, जो उनकी सज़ा है उसके लिए स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में और मान लीजिए अगर उनको स्टे नहीं मिलता है, तो उनके पास अभी उनकी पत्नी है श्रीकला धनंजय सिंह, जो कि वर्तमान में ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, बसपा ने अभी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। तो देखा जाए तो अभी तो सारे खेल बाकी है। अभी तो एक ही पत्ता आया है सामने, जो कि बीजेपी ने अपना खेला है कार्ड। अब बीजेपी भी ने बहुत बड़ा कार्ड खेला है। आप देखिए, यहाँ बड़े बड़े धुरंधर जो है होर्डिंग्स लगा के, पोस्टर लगा के अपनी अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कृपाशंकर सिंह जी का कहीं नाम नहीं था। और अचानक से जब मंथन हुआ, 2 बजे रात तक मीटिंग हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, तो उसमें सब चीज़ तय किया जाता है कि कैसे किसको जिताना है, कौन हर मामले में फिट बैठेगा। छतरी वोट को देखते हुए कि एक छतरी नेता यहाँ पर धनंजय सिंह हैं, तो उनको मात देने के लिए कौन हो, तो उसका काट उन्होंने निकाला कि एक बड़ा छतरी नेता उन्होंने कृपाशंकर सिंह के रूप में जौनपुर में दिया। तो समीकरणों का खेल है, जातिगत समीकरणों के आधार पर राजनीति होगी, जो जीतेगा वही सिकंदर। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद देखा जा रहा है कि उनकी पत्नी लखनऊ में डेरा जमाए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि उनको कहीं न कहीं से धनंजय सिंह लोकसभा में उतारने का प्रयास करेंगे? देखिए, पहला काम तो कोई भी परिवार का होगा, अगर उसका व्यक्ति या उसके घर का कोई आदमी जेल में है, तो उसको कैसे कोर्ट के ज़रिए रिलीफ मिले और वो बाहर आए। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि श्रीकला धनंजय सिंह और उनकी पूरी टीम इस वक्त इस पे लगी होगी कि का जो सज़ा हुई है 7 साल की, उसके अंदर स्टे लिया जाए और आगे की रणनीति बनाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो सारे विकल्प खुले हुए हैं। आप देखिए, जो और दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का गठबंधन है, तो वो भी इस पे निगाह रखे हुए हैं। जौनपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर आप समझिए 2019 में यहाँ पर बसपा और क्या कहते हैं, कांग्रेस का गठबंधन था। उसके अंदर जो है बीएसपी यहाँ पर चुनाव जीती थी। आप सोच सकते हैं कि नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन था। वर्तमान में जो गठबंधन है, तो आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। तो श्याम सिंह यादव ने बहुत लंबी लीड 80,000 के ऊपर से चुनाव जीता था और भाजपा प्रत्याशी को हराया था। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। अभी बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
बसपा अभी किस तरफ जाएगी आप देखिए, जैसे ही आचार संहिता लगेगी तो बहुत से लोग इधर उधर जाएंगे, बहुत से दल इधर से उधर आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति जो होती है वो कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। फिर मैं कहूँगा कि जो जीतेगा वही सिकंदर। और मोदी जी अपने जो मिशन लेके चले हैं कि भाजपा को 370 सीट दिलाना और एनडीए 400 प्लस, और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो कर रहे हैं राहुल गांधी यात्रा के जरिए, और तमाम गठबंधन वो कर रहे हैं, और जिस तरीके से एक के बाद एक विपक्ष जो है मजबूती के साथ लड़ने की बात कह रहा है, तो आने वाला समय बड़ा दिलचस्प होगा और उसमें सिराज-ए-इन जौनपुर की भूमिका बहुत निर्णायक होगी। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह जी ने अभी जब टिकट उनका फाइनल हुआ और चौकियां दर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने वहां मंच से ये बात कही कि जौनपुर सदर से 2019 का बदला लेना है, यानी कि जो चुनाव वो 19 में हारे थे उसका बदला लेना है, ऐसा उन्होंने कहा। तो कहीं अभी कल 9 मार्च है और 9 मार्च को मुख्यमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उद्घाटन करने। इस दौरान बीआरपी में जनसभा भी रखी गई है। तो कहीं न कहीं जौनपुर की इस सीट को साधने के लिए सारे साम दाम दंड भेद कहीं न कहीं पार्टी लगा रही है। तो इसको कैसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री का आना और लगातार बैक टू बैक ये चीज़ें होनी लोकसभा सदर जौनपुर में, क्या इसको देखकर क्या लगता है? देखिए, इसी को तो राजनीति कहते हैं कि सभी दलों को अगर डिफीट करना है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और उसके बाद एनडीए गठबंधन, दो ही तो इस वक्त लड़ाई हो रही है, और उसमें अगर देखा जाए जौनपुर महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने कहा कृपा शंकर सिंह ने कहा बदला लेना है, तो बदला तो हर आदमी लेना चाहता है। तभी तो इसके पहले आप देखिए किसी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जो 14 सीटें थी जो हारी हुई थी, सबसे पहले उस पर मंथन किया। हम मंथन करने के बाद हर तरीके से देखा, जातिगत समीकरण देखा, पावर देखा, सिस्टम देखा, कौन यहाँ पे लोकप्रिय है, कौन किसको काट सकता है, तो उन सबों में सब पर भारी पड़े कृपा शंकर सिंह जी। कृपा शंकर सिंह जी का बहुत राजनीतिक कैरियर बहुत बड़ा है, और इसीलिए वो यहाँ चुनाव मैदान में जब आए तो आपने देखा होगा किस तरीके से एक के बाद एक कार्यक्रम शुरू हो गए। उसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश यहाँ आ रहे हैं, तो आप समझिए कि इलेक्शन कितना होगा। अभी तो चुनाव का बिगुल फूका नहीं है, और यहाँ पर देखिए छतरी जो आप क्या कहा जाए तो राजपूत सेवा समिति बनी है, उसके द्वारा जो है महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है उसका अनावरण करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। तो अगर ऐसे कार्यक्रम होंगे तो लोग गर्व से सीना चौड़ा करेंगे, और यही तो राजनीति होती है। इसी राजनीति को साधते हुए वोट बैंक बनते हैं, वोट बैंक से आप देखेंगे सरकारें बनती हैं, तो सबको ले करके चलेंगे। तो इसलिए ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, और जौनपुर में फिर मैं कहूँगा कि अभी धनंजय सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, एक वो क्या करेंगे अगली रणनीति सबकी निगाह इसके ऊपर है, क्योंकि चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। 2017 में कांग्रेस सपा गठबंधन था, विधानसभा का चुनाव था, जिसमें कांग्रेस और सपा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा। इस बार लोकसभा में भी कांग्रेस और सपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन इंडिया गठबंधन के तहत है, और अभी सपा ने यहाँ जौनपुर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की और बसपा ने भी नहीं की है। इन दोनों पार्टियों से कौन से प्रत्याशी ऐसे आ सकते हैं जो अन्य दलों के राजनीति के समीकरण को बदल सकते हैं? देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फ़र्क होता है। स्टेट गवर्नमेंट के जो चुनाव होता है तो ये जो दो दल आपने बात की, इन लोगों को ये था कि सरकार में हम आ जाएंगे, लेकिन आप देखिए योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम था, जो विज़न था और जो टीम थी, उसके आगे ये लोग फेल हो गए। इस बार केंद्र का चुनाव है, और केंद्र में आप जानते कौन है, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाए। उनकी पूरी एक टीम, एक बड़ा संगठन लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ सब टिकट पहले से मंथन करने के बाद सूची जारी हो रही है। जहाँ तक आपने बताया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से कौन आएगा, तो नाम तो बहुत है यहाँ। शैलेंद्र यादव ललई का नाम है, आप वो भी लकी यादव का नाम है, विधायक है वो भी, राज बहादुर लाल बहादुर यादव। और कोई बड़ी बात नहीं कि अखिलेश यादव के परिवार से भी जौनपुर में किसी को टिकट दे, अगर देखें कि अगर लड़ाई कमज़ोर हो रही है तो इनको भी चुनाव है। तो ये सीट जो है अभी फ़िलहाल गठबंधन के तहत अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की है, कांग्रेस की नहीं है। तो कांग्रेस का जो वोट बैंक वो तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र, कांग्रेस का संगठन भी काम करेगा। जहाँ तक बीएसपी की बात है, बीएसपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में लास्ट मोमेंट पे बीएसपी के प्रत्याशी घोषित हुए थे। तो अभी बहुत सी चीज़ें बाकी है, आचार संहिता लगने तो दीजिए, उसके बाद बहुत से
पत्ते खुलेंगे, कौन किधर जाएगा, क्या जाएगा। क्योंकि अब आप भी जान रहे हैं कि कहीं न कहीं जो अन्य दल हैं, उनके अंदर एक डर है कि अगर तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, तो हमारा जो अस्तित्व है, वो ही क्यों ना ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखा होगा आपने कि इन 5 वर्षों में मोदी जी ने एक काम तो ये किया है कि जो क्षेत्रीय दल थे, उनके अस्तित्व पर ज़बरदस्त जो हमला किया। और वो हमला क्यों किया? परिवारवाद को लेकर के, कि एक के बाद एक परिवारवाद आगे बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं उनकी रणनीति तय है। और आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जब क्या कहते हैं, लालू यादव जी ने पटना में कहा कि उनका कोई परिवार नहीं, तो उसको उन्होंने अपना हथियार बनाया और हथियार बनाते हुए कहा कि 140 करोड़ जो जनता है वो मेरा परिवार है। और ये आपने देखा सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। तो यही तो खासियत है मोदी जी अपने विपक्ष को कैसे हराते हैं। तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। आपको 2024 के लोकसभा में देखने को मिलेगा कि जहाँ सारे लोग मिल कर के ये मोदी जी के इस मिशन को रोकने में लगे हैं। और यही नहीं, इनका अस्तित्व भी तय होगा जो क्षेत्रीय दल हैं कि आने, क्योंकि 2027 में फिर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा। तो बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, यही तो यहाँ पे अपना अस्तित्व बचाने लगे। कांग्रेस का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों को अब डर है कि कहीं मैं ना खत्म हो जाऊं, इसलिए गठबंधन हुआ है। और मोदी जी को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अपना सब कुछ ये दांव पे लगाने में वो मिल रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन जो बॉस होता है, रणनीति होती है, उसी के तहत जनता के बीच में जाएंगे और जनता ही को अपना अंतिम फैसला करना है। मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप मतदान ज़रूर करें, चाहे किसी भी दल को करें, किसी विचारधारा करो, लेकिन घर से निकले। आपका एक वोट आपके मुस्तकबिल को बदलेगा, आपके भविष्य को बदलेगा, आपके देश को बदलेगा। आपके हर एक चीज़ के अंदर आपका वोट जो है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार वोट देना है, और उसको आप ज़रूर दीजिए। क्योंकि यही हमारा हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने मतदान किया और एक अच्छी सरकार देश में बनाई। एक आखिरी सवाल दीपू जी आपसे। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। 6 महीने पहले से ही वो घर घर जाकर बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को जो सबसे जो है नीचे उनका कार्यकर्ता काम करता है, वो बहुत ही तल्लीनता से एक एक घर में जाकर के डाटा कलेक्ट कर रहा है। और इससे यह साफ होता है कि बीजेपी किस तरह से चुनाव को जीतने के लिए अपने ज़मीन को तैयार करती है। अन्य पार्टियां इसमें पीछे हैं, तो कहीं न कहीं अन्य पार्टियों का लोगों तक न पहुंचना एक ये भी कारण है। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस को जिस तरीके से भाजपा ने एक के बाद एक डिफीट दिया, कोई सपने में नहीं सोच सका कि बीजेपी ऐसा करेगी। उसके पीछे यही कि मंथन, चिंतन और कार्यकर्ता जो उनके हैं, बूथ स्तर पे उन्होंने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। और आप जानते हैं कि एक-एक बूथ पे अगर आप जीतेंगे, तो आप चुनाव जीतेंगे। तो आप ये देखिए, कांग्रेस ऐसा पहले करती थी, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस के में जो लीडरशिप है, वो कहीं न कहीं कमी है। तो एक दौर था कि कांग्रेस में लीडरशिप थी, आज लीडरशिप नहीं है। आज वो चाहते हैं कि अपने जो भी लोग हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, इनको स्थापित करने में लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, तो नरेंद्र मोदी जी को इतना बड़ा नाम नहीं थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भले ही रहे हों, लेकिन 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो देश की राजनीति बदल गई। और जिस तरीके से संगठन, संघ के लोग हैं, आरएसएस के लोग काम करते हैं, इतनी विंग्स भारतीय जनता पार्टी बने हैं, तो सारे लोग 12 महीना काम करते हैं। आप ज़िले में देखिए, संगठन होते हुए भी, इतना बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। तो जब उनको ये लगता है कि नहीं, हमारी सरकार है, हमको इसको बचाना है, जब आप काम करेंगे अपने लिए, चाहे पार्टी के लिए या देश के लिए, तो वो जज्बा आएगा और जज्बा ही आपको जीत दिलाता है। और यही मंत्र भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। और विपक्ष आज कमज़ोर क्यों हो रहा है? आप देखिए, कांग्रेस में भगदड़ मची है, उनके जो पुराने बड़े बड़े नेता हैं वो भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। आप सोच सकते थे कि राजेश मिश्रा जैसे व्यक्ति बनारस से, जिनको सब कुछ मिला, वो भाजपा में आ सकते हैं। ऐसा हो रहा है। कृपा शंकर सिंह जी भी कांग्रेस के हैं थे, कांग्रेस के ही उनको नाम, लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्होंने कहा कि 370 का मसला हो, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसको लेकर के वो, तो मुद्दे बहुत होते हैं, इसको लेकर के लोग बदल रहे हैं। और जो दल होता है, जो दल से बड़ा देश होता है, इसलिए देश को जो है भारतीय जनता पार्टी आगे करती है। यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीतती जा रही है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार कमर हसनैन दीपू जी, जिन्होंने हमें लोकसभा चुनाव के बारे में देश भर के मूड को और जौनपुर की राजनीति समीकरण को बताया। और इन्होंने सभी समीकरणों को जोड़ते हुए
इस बात से अवगत कराया कि जौनपुर में राजनीति क्या होगी।